पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों को जो जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ सुन रहा है या जो नहीं भी सुन रहा, आज का दिन उनको बहुत मुबारक हो। ये बुनियाद जो तीन माह पहले, 3 माह 1 दिन पहले जिस चीज़ की बुनियाद रखी गई, जिस चीज़ का एक आर्किटेक्ट तैयार किया गया, एक जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका पहले खाका तैयार करते हैं, उसके ड्राइंग्स बनाते हैं। तो ड्राइंग्स बनाई 3 महीने पहले और आज उसकी बुनियाद रखी, उसकी कंक्रीट, उसकी बुनियाद रख दी। आज जो लोग ये कह रहे थे, समझ रहे थे और समझते हैं, हम तो वैसे चाहते हैं कि वो इसी तरह समझते रहे एनीवेज, लेकिन कि ये चंद अपने लोगों को तसल्ली दे रहे थे कि चंद दिनों की जमात है, चंद दिनों में इनका जो है वो सारा खुमार निकल जाएगा, ये चले जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये फला ये हो जाएगा, फला ये हो जाएगा। इमारत बन रही है, ये छोड़कर जाने के लिए नहीं है, ये छोड़कर जाने के लिए नहीं है। और हमें अब हमें नहीं जाना है, अब दूसरों को जाना पड़ेगा यहाँ से। हम यहाँ पर हम वारिस हैं इस पाकिस्तान की सालिमियत के, और अब पाकिस्तान दुश्मनों को, पाकिस्तान के बदख्वाहों को, लोगों के बदख्वाहों को अपना रास्ता लेना पड़ेगा। या तो खुदा से रुजू करें, तौबा करें, या फिर अपने अंजाम को तैयार हो। लोगों के गैज़ व गज़ब, लोगों के किए हुए फैसले पे अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों के आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमने ये काम, मैंने और अनीस भाई ने ये काम अपनी किसी जाती अना को तस्कीन देने के लिए, किसी की पावर लेने के लिए या अपने लिए कोई मुकाम हासिल करने के लिए ये काम शुरू नहीं किया, बल्कि हमने ये काम आज से 4 साल पहले, 3.5 साल पहले बल्कि शुरू कर दिया था, जब हमने अपनी तमाम मराद, अपनी पोजीशंस, अपनी सीट, अपना रुतबा, अपना प्रोटोकॉल, अपना घर, अपना शहर, अपने दोस्त अहबाब, सही और गलत, गुनाह और सवाब की बुनियाद पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुखालफत, इंसानियत दोस्ती और इंसानियत के साथ जुल्म के दरमियान फर्क करते हुए, के दरमियान फैसला करते हुए, हमने अपनी तमाम मराहतों को, अपनी तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को कुर्बान कर दिया। लात मार करके, ठोकर मार के चले गए। पाकिस्तान में कोई अपनी काउंसलर जीतने के बाद अपना जो काउंसलर गली का होता है वो काउंसलरशिप नहीं छोड़ता। हम सब लोग अपने अपने ओहदों पे थे। कोई एमपीए था, कोई एमएनए था, कोई सेनेटर था, राब्ता कमेटी का मेंबर था, राब्ता कमेटी का इंचार्ज था, और बहुत सारे लोग अपने घरों पे थे, अपने दोस्त अहबाब में थे। हमने उन चीजों को सही और गलत, गुनाह और सवाब, फायदा नुकसान नहीं, फायदे में जब थे, दुनियावी तौर पर फायदे में जब थे, नुकसान का सौदा किया, लेकिन गलत को छोड़कर सही रास्ते को इख्तियार किया। सिर्फ इस बात पे कि हम चाहे कितने ही गुनहगार सही, हम चाहे कितने ही गुनाह करने वाले सही, लेकिन एक दिन हर इंसान को मौत का मजा चखना है। हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। हमारा ये ईमान है एज अ मुस्लिम कि हर इंसान को मौत का मजा चखने, और मौत के बाद एक दुनिया है, कब्र में जाना है। उस कब्र में के बाद एक सवाल जवाब का सिलसिला है, और हमें यह पता है कि उस जगह पे आपका कोई सिफारिशी नहीं होगा।
कोई आपका लीडर नहीं होगा, कोई आपका मानने वाला नहीं होगा, कोई आपका प्रोटोकॉल नहीं होगा। आपने चंद गज कफन में अकेले जाना है और जाके अपने सवालों का, अपने किए का जवाब देना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब से हमें आ गई हुई कि हम खुदा का खौफ नहीं खाते होंगे और इन तबाहियों को, बर्बादियों को रोकने की कोशिश एमक्यूएम में रहते हुए नहीं करते होंगे। ये सब लोग उस टीम का हिस्सा हैं कि हमने सोचा कि हम रहकर कोशिश करेंगे चीजों को ठीक करें, तबाही बर्बादी को रोकें, पागलपन को रोकें, इंसानों की फलाह की बात करें, लोगों की जान बचाने की बात करें, लोगों को जोड़ने की बात करें। लेकिन सबको पता है कि हमारे यहां सारे फैसले एक फर्द वाहिद किया करता था और आज भी करता है। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब हमें यह एहसास हो गया कि नहीं, अब हमारा रहना किसी अच्छाई को नहीं पैदा कर पा रहा, अच्छाई को उजागर नहीं कर पा रहा, इंसानियत की खिदमत नहीं कर पा रहा, इंसानी जानों को ज़िया होने से नहीं बचा पा रहा, बच्चों को गुमराह होने से नहीं बचा पा रहा। तो फिर हमने मुश्किल फैसला किया, मुश्किल तरीन फैसला किया। और मैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपके आने का फैसला 3 मार्च को ज्यादा मुश्किल था या आपके 14 अगस्त 2013 को जाने का फैसला ज्यादा मुश्किल था, तो मैं कहूंगा कि मेरे जाने का फैसला मेरा ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं तन्हा जा रहा था। अनीस कायम खानी तना जा रहे थे, हमारी कोई पार्टी नहीं थी, हम किसी को आवाज नहीं दे सकते थे, हम एक गुमनामी की जिंदगी में जा रहे थे, पैसे नहीं थे हमारे पास, फैमिलीज हमारे साथ थी, शहर हम छोड़कर जा रहे थे, अहबाब को छोड़कर जा रहे थे, लोगों को छोड़कर जा रहे थे। सेनेटर था मैं, 2018 भी जो 2018 आएगी उस 2018 तक सेनेटर था, 6 महीने हुए थे सेनेटर बने हुए। सेनेटरशिप की जो है वो मुद्दत होती है 6 साल। लोग 35 करोड़ रुपए खर्च करते हैं सेनेटर बनने के लिए। आज लोग, मुझे अफसोस से के साथ कहना पड़ता है कि लोग हम पर तंज करते हैं, ताने देते हैं। कुछ लोग, जो मैं समझता हूं, उनके लिए भी दुआ खैर करता हूं, कि हमें कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, हमें फना लेकर आई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट के आलायकार बनना होता तो मुस्तफा कमाल सेनेटर राब्ता कमेटी का मेंबर ज्यादा उनके लिए कारआमद होता। अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज्यादा कारआमद होता और एमक्यूएम में बैठकर उनके लिए ज्यादा काम कर सकते थे, छोड़कर नहीं जाते अपनी पोस्टों को। अशफाक मंगी एमपीए रहते हुए ज्यादा कारआमद हो सकता था। डॉक्टर सगीर एमपीए रहकर, राब्ता कमेटी का मेंबर रहकर ज्यादा इफ्तिखार आलम, ज्यादा कारआमद हो सकते थे। नहीं भाई, जिस खुदा से हम डरते हैं, हम साजिश करने वाले लोग नहीं हैं। हमें अपने कब्र में हिसाब देना है। हम यहां पर फायदा और नुकसान देखकर नहीं आए। हम यहां पर, हमने यह फैसला सही और गलत की वजह से यह फैसला किया है और हमने मुश्किल फैसला किया है। आज जो लोग हम पर इस शहर में बैठकर, अजीजाबाद से बैठकर, लंदन से बैठकर हमें एस्टेब्लिशमेंट का ताना देते हैं, उनकी, हमने तो कहा है कि उनके फोन लेकर चेक करें ये साफ ही कि उनको दिन भर में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से कितनी कॉलें आती हैं, वो हफ्ते में कितनी दफा जाकर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं। हर आदमी वहां पर अल्ताफ हुसैन साहब के, जो लोग जिनको आप टीवी पर जानते हैं, हर आदमी, हर चंद कैरेक्टर्स हैं कि वो अल्ताफ हुसैन साहब के या तो पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं या फिर अल्लाह ताला के पास बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये बातें आपको कोई बोलेगा नहीं। और वो इसलिए कि जब अल्ताफ हुसैन साहब की बारी खत्म हो तो वो लीडर बनना चाहते हैं, वो बनी बनाई एमक्यूएम के लीडर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब उनकी बारी आ गई, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो करना था लूट लाट दिया, अब हमारी बारी आनी चाहिए। उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब आज क्या तबाही बर्बादी फेर रहे हैं लोगों के ऊपर। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी भी एमक्यूएम में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता। हम होते तो हमारे सामने फिर कौन खड़ा होता भाई? हमारे होते हुए फिर कौन, किसकी बारी आती? फिर सेनेटर रहते, डिप्टी कन्वीनर रहते वहां पे, आप लोगों के सामने जो है वो बुराइयां करते बैठकर कमरों में, जो आज लोग करते हैं।
और खामोशी से जो है वो जी भाई जी भाई जी भाई करते रहते और दुआ मांगते रहते, या अल्लाह या तो स्कॉटलैंड यार्ड ले जाए इनको बंद करे या फिर अपने पास बुला ले, जो लोग कर रहे हैं आज वहां बैठकर। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये काम बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन एक फर्क है, आज जो लोग ये काम कर रहे हैं उनमें और हमें एक फर्क है। हम इस बात पे गए छोड़कर और हम इस बात पे वापस आए कि अल्ताफ हुसैन साहब हर घंटा जो गुजर रहा है, हर जो दिन गुजार रहे हैं, हर दिन हर घंटे के साथ वो इंसानियत को मजीद गहरी खाई में, पाकिस्तानियों को, अपने बच्चों को, अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए अभी से अजाब क्रिएट करके, अभी से नफरत पैदा करके इस नस्ल को और आइंदा आने वाली नस्लों को इतनी गहरी खाई में फेंकते चले जा रहे हैं कि जहां से नस्लें लग जाएंगी उनको वापस आते हुए। तो ये देखकर हम खामोश नहीं बैठ सकते थे। वहां पर जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे थे और नहीं बैठे खामोश के अल्लाह फिर अगेन हमें ये ख्याल आया कि ये सब कुछ जानकर देखकर जब हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे, अल्लाह हमसे पूछेगा, तुझे दिखाया, तेरा नाम पैदा किया, तुझे रुतबा दिया, तेरे नाम को खराब नहीं होने दिया, तुझसे गलती नहीं करवाई, कोई लोगों के दिलों में तेरी इज्जत डाली, तू कोई बात करता तो लोग सुनते, तो तुझे ये सब कुछ जानकर भी तू खामोश क्यों रहा? जबकि मेरी खल्क खुदा इंसानियत तबाह हो रही थी और एक शैतान उसको तबाह कर रहा था, तो तू बोला क्यों नहीं? तो क्या मैं ये बोलता, या अल्लाह मैं बहुत कमजोर, अकेला, दुश्मन बहुत पावरफुल, शैतानी ताकत उसके साथ पूरी जमात, मेरी मौत आ जाती, मेरी जिंदगी चली जाती, मेरी इज्जत खराब हो जाती, मेरा रोजगार छूट जाता, मेरे बच्चे छूट जाते, तो फिर अल्लाह ताला ने हमें फिर डालना ही डालना था जहन्नुम के बिल्कुल आखिरी तह में, जहन्नुम की आखिरी तह में डालना था फिर हमने, अल्लाह ताला ने। क्यों? कि मौत देने वाला वो, जिंदगी देने वाला वो, इज्जत देने वाला वो, जिल्लत देने वाला वो, रिस्क देने वाला वो। हम समझते हैं हम अपने बच्चों को हम पालते हैं, हम अपने बच्चों की जिंदगी की सिक्योरिटी हम करते हैं, अपने लिए इज्जतों के मामला की हम तैयार करते हैं। अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, सारा ये निजाम अल्लाह चला रहा है। तो ये सोचकर कि नाउजुबिल्लाह अगर मैं किसी इंसान से इन सारी चीजों की तवक्कुआत रखूं और मांगूं, तो मैं नहीं चाहते हुए भी शिर्क का मुर्तकिब खुदा न खास्ता मैं हूं, नाउजुबिल्लाह। तो उस दिन फिर हमने फैसला किया इनको छोड़ने का, और यही सोचकर फिर हमने फैसला किया कि हम वापस आएंगे क़यादत लेने नहीं, फारूक सत्तार साहब की तरह इंतजार करने के लिए नहीं, और दूसरे लोगों की तरह इंतजार करने के लिए नहीं कि अल्ताफ हुसैन साहब की बारी खत्म होगी तो अब इस कौम को मैं अपने पीछे लगाऊंगा। नहीं, जालिम को ललकारने के लिए कि इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, लोगों को जीने दो, लोगों के अंदर नफरतें मत बो, लोगों के अंदर, लोगों को इंसान से मत लड़ाओ, दुश्मन मत बनाओ पाकिस्तानियों का पाकिस्तानियों को। और ये कहने अपना काम करने आए थे। क्या ये सोच कर आए थे कि आप इस तरह इस 3 महीने के बाद या जहां जहां भी अभी हम गए, आप इस तरह हमारी बात सुन रहे होंगे जमा होकर? नहीं भाई, नहीं सोचा था ये, नहीं सोचा था ये। और ये मेरी कामयाबी नहीं है, और ना हो रही है ना होगी, ये नहीं है कामयाबी, और ना ही ये आपकी कामयाबी है, ना ही ये मेरी कामयाबी है। हमारी आपकी कामयाबियां हो गई जिस दिन अल्लाह ताला ने ये काम हमसे करवा लिया। वो 3 मार्च का दिन था,
हम कामयाब हो गए जिस दिन हमने आप तक अपनी बात पहुंचा दी, और आप उस दिन कामयाब हो गए जिस दिन आपने हमारी बात सुनकर अपने घर से कदम उठाए और हम हमारे पास चलकर चले हो आए। आप कामयाब हो गए, आप कामयाब हो गए, आप कामयाब हो गए। अब कोई फिक्र नहीं है कब मौत आएगी, कितनी जिंदगी है, आगे क्या होगा, मेरा मामला ही नहीं है ये सारा कुछ, मेरा मामला ही नहीं है सारा कुछ। हमें तो इस्तिकामत के साथ साथ खड़े रहना है। ये दुनिया मैं चला रहा हूं, अनीस खान खानी चला रहे हैं, ये पार्टी चला रही है, लोग नहीं भाई नहीं चला रहे यार, एक मक्खी को नहीं चला सकते आप यार, आप दुनिया चलाएंगे नहीं, हमारा काम ही नहीं है। इस्तिकामत के साथ खड़े रहना है, बस हक की तरफ खड़े रहना है। कुदरत ने आपको दुनियावी तौर पर कामयाब अगर कराना होगा, आप देखो लोगों के दिलों में बातें अल्लाह ताला डाल रहा है, लोग ढूंढ ढूंढ कर पहुंच रहे हैं हम तक, लोग ढूंढ ढूंढ कर, हमें जाने की जरूरत नहीं है लोगों के पास, लोग हमें ढूंढ कर पहुंच रहे हैं। कोई हमारा किरदार, साबित कदम रहो, सच्चे रहो, मुनाफकत नहीं करो, खत्म हो जाती है बात, उसके बाद आगे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम कामयाब हो गए, तुम कामयाब हो गए, फिक्र की जरूरत ही नहीं है। ये तो लोग हमें कहते हैं कि आप ये आगे बढ़िए, इश्यूज पे आइए और छोड़ दीजिए अल्ताफ हुसैन साहब को, बड़ी जबरदस्त ठीक बात है, पर हम इसलिए आए भी नहीं है। कहते हैं ना, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मुझे बिल्कुल, मैंने जितनी बात हमने कर दी, जबकि वो 0.1% की बात है, अभी तो हमने कुछ भी सच नहीं बोला, और पता नहीं कितना कुछ सच है, दुनिया इसके लिए तैयार नहीं उन सच को सुनने के लिए। लेकिन मेरा ये मसला नहीं है, मेरी ये आरज़ू नहीं है, मैं इसलिए आया नहीं, ये सारे लोग इसलिए जमा नहीं हुए, नहीं, एक मसला है, एक इशू है। इशू ये है कि भाई रॉक एजेंट को, अल्ताफ हुसैन साहब को डिक्लेयर्ड रॉक एजेंट कॉन्फेशनल अपनी कबूलदारी की हुई है, उन्होंने पूरी पूरी फाइलें लिखवाई हुई हैं, स्कॉटलैंड यार्ड वालों की कैसेटें खत्म करा दी उन्होंने, रिकॉर्ड करा करा के नया कैसेटों का स्टॉक लिया उन्होंने, जो बात नहीं पूछी वो भी उन्होंने सारा कुछ बताया उनको, हमें बताइए सारी बातें। बीबीसी का पेपर आ गया, सरफराज मर्चेंट का पेपर आ गया, तारिक मीर का पेपर आ गया, कोई डिनाइल नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई केस नहीं किसी के ऊपर, हमने बता दिया कि भाई दुबई में हमें बैठकर बताया। क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, ये जो तुम्हारी तबाही बर्बादी हुई है शहर की, और इस शहर के जरिए पूरे पाकिस्तान की, क्यों पाकिस्तान की, ये शहर 70% रेवेन्यू कमा कर देता है पाकिस्तान को, ये शहर तबाह हुआ, पाकिस्तान तबाह हो गया, तो दुश्मन ने पाकिस्तान की बैकबोन पे, रीढ़ की हड्डी पे हमला किया है। दुश्मन ने कोई गांव, कोई चीशा वतनी, कोई और जगह नहीं सेलेक्ट की है, पाकिस्तान की शहरग, वो शहर जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, पाकिस्तान का गेटवे है, सेंट्रल एशिया का गेटवे। पाकिस्तान में 2 सी पोर्ट्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, दोनों सी पोर्ट्स कराची में हैं, गवादर अभी आपने बनाया है, अभी ऑपरेशनल नहीं है। 70 सालों से 2 सी पोर्ट्स आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जो लैंड लॉक सारी ये जो है वो ममालिक है, वहां का सारा सामान रसद आपके पास नहीं आया। दुश्मन आपके इस जगह पे आया है, दुश्मन आपके उस शहर पे आया जो शहर पाकिस्तान को ब्रेन देता था, जहन देता था, डॉक्टर्स देता था, इंजीनियर्स देता था, लॉयर्स देता था, जजेस देता था, जर्नल देता था, अब्दुल कदीर खान साइंटिस्ट देता था, तहजीब याफ्ता लोग, ड्रामा निगार, राइटर्स, सहाफी, एंकर्स, ये देता था ये शहर, ब्रेन था, ब्रेन देता था पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन, पाकिस्तान का ब्रेन इंजन था ये, ह्यूमन रिसोर्सेज इंजन था ये। तालीम याफ्ता शहरों में पाकिस्तान का नंबर 1 शहर था ये, कि इस शहर की खासियत ये थी कि मां अगर अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती थी, लेकिन स्कूल जरूर भेजती थी। हम सब
हमारी नस्ल और हमसे पहले वाली नस्ल इन्हीं पीले स्कूल काले स्कूल में पढ़कर हमने जो भी जहां भी जगह बना सकते थे दुनिया में जगह बनाई है। उस शहर पे दुश्मन ने हमला किया, उस शहर पे दुश्मन ने, और ये हमले का तरीक़ाकार जो हम दुनियावी तौर पर हमले देखते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो शहर के कर्ता धर्ताओं को, शहर के मैंडेट रखने वाले आदमी को उन्होंने जो है वो ग्रैब किया और उसको पैसों से खरीदा और अपना एजेंडा यहां पर जो है वो नाफिज किया उन्होंने। इसकी कोई बात, इसकी कोई तरदीद नहीं है। हमारे लोग इससे आगे निकल जाते हैं, कहते हैं भाई अच्छा ये है, ठीक है आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़े भाई? इसको छोड़कर आगे कैसे बढ़े? क्यों नहीं बढ़ सकते आगे? कहते कि अल्ताफ हुसैन रॉक एजेंट है, मान लिया आगे बढ़े। सबको पता है रॉक एजेंट, नहीं बढ़ सकते आगे, नहीं बढ़ सकते आगे। इसलिए नहीं बढ़ सकते आगे कि अल्ताफ हुसैन साहब के पास जो मैंडेट है, जो उन्होंने 22 सालों से पैसे ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे पैसे कि वो यहां पर बच्चों को तालीम देंगे, कराची में, हैदराबाद में, या जहां पर उनका इन्फ्लुएंस है। वो यहां के अस्पतालों में दवाइयां और डॉक्टर्स लेकर आएंगे, यहां पर नए अस्पताल कायम करेंगे। वो इसलिए पैसे नहीं इनको इंडिया दे रहा कि यहां पर भाइयों को भाइयों से मिलाएंगे, लोगों को दस्तगिरबा होने से रोकेंगे। वो उनको इसलिए पैसे नहीं दे रहा कि ये शहर रोशनियों का शहर बनेगा, ये पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, पाकिस्तान को ब्रेन देगा, पाकिस्तान को पैसा देगा। क्या भारत अल्ताफ हुसैन साहब को इसलिए पैसे दे रही है कि ये काम करे? वो कोई दुश्मन मुल्क इसलिए पैसे किसी दुश्मन मुल्क की पार्टी को दे कि वो यहां पर तालीम का निजाम आम करेगा, यहां पर अस्पताल बनाएंगे, यहां पर बाहमी भाईचारगी फैलाएंगे यहां पर? नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं दे रहा दुश्मन पैसे। बात नहीं खत्म हो जाती कि बस ये मान लो, नहीं नहीं खत्म होती बात। वो इसलिए पैसे दे रहा है कि इन 22 सालों में ये शहर हजारों लाशें उगले, यहां पर चुन चुन कर डॉक्टर्स का और इंजीनियर्स का कत्लेआम हो, यहां पर एक ही वेपन से, हथियार से शिया को भी मारे, उसी हथियार से सुन्नी को भी मारे, यहां पर मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वालों का कत्लेआम हो, यहां के लोगों को, यहां के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रॉ का एजेंट बनाया जाए, टारगेट किलर बनाया जाए, उनकी तालीम छुड़वाकर, उनके मां बाप से उनको छुड़वाकर, उनको उनके अंदर नफरत पैदा करके, नफरत भर के उनको स्टेज के सामने खड़ा किया जाए, टीमें बनाई जाए, ट्रेनिंग कैंप्स खोले जाए। गर्ज ये तालीम का बेड़ा गर्क किया जाए। गर्ज ये कि शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक बात को मेक श्योर करना है, हासिल करना है कि किसी भी नाम, रंग, नस्ल, जुबान, सियासत के ऊपर हर हाल में पाकिस्तान का ये बड़ा शहर डीस्टेबलाइज रहे, पाकिस्तान का ये शहर डीस्टेबलाइज रहे, पाकिस्तान का इस शहर में प्रोस्पेरिटी नहीं आए, पीस नहीं आए, अमन नहीं आए। इसलिए वो पैसे दे रहे हैं इनको। जिस दिन उन्होंने पीस, प्रोस्पेरिटी, तालीम, आपस में लोगों को मिलाने के लिए अमली तौर पर काम शुरू कर दिया, रॉ खुद काम लगा देगी उनका, पैसे बंद कर देगी उनके। तो इसलिए पैसे दे रहे। अब मुझे ये बताओ पाकिस्तानियों, मुझे बताओ कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं? सिर्फ इस बात पे मेरा मसला हल नहीं हो जाता कि आपको प्रूव हो गया अल्ताफ हुसैन साहब रॉक एजेंट हैं, उनके लोग हैं, अब आगे बढ़ो। नहीं बढ़ते भाई, उनका इन्फ्लुएंस है यहां पे, उनका इन्फ्लुएंस है यहां पे। फिर हुकूमत वक्त कुछ नहीं कर रही, नहीं करेगी। इसलिए क्यों करेगी हुकूमत वक्त? सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत क्यों करेगी? उनको क्यों आपसे हमदर्दी होने लगे?
उनको क्यों हमदर्दी हो? स्कॉटलैंड यार्ड को या बरतानिया हुकूमत को आपसे क्यों हमदर्दी हो कि अल्ताफ हुसैन साहब की सारी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद उनको बंद कर दें? क्यों करेंगे भाई? वो हुकूमतों को ऐसे लोग, ऐसी पार्टी सूट करती हैं, उनके फायदे में। उनका बस चले पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमत को और बरतानिया की हुकूमत को का अगर बस चले तो कोई ऐसी दवा पिलाएं अल्ताफ हुसैन साहब को कि उनकी उम्र 200 साल और बढ़ जाए, 200 साल और बढ़ जाए, और उनकी पार्टी इसी तरह से यहां पर कायम दायम रहे। क्यों? कि अल्ताफ हुसैन साहब के इतने जराइम की लिस्ट के और उसके बाद पकड़े जाने के बाद, उनकी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद, कोई पागली मुल्क होगा या कोई पागली पार्टी होगी जो ये चाहेगी कि इतनी बुराई में डूबने वाला आदमी जिसके पास मैंडेट भी हो तो वो फेस ऑफ हो जाए, वो लोगों की नजरों से हट जाए या वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से हट जाए। नहीं, ऐसे लोग, ऐसे क्रिमिनल लोग तो सबसे बड़ा टूल होते हैं। आप उनको जैसे उनकी FIR दिखाओ, उनके काले कारनामे दिखाओ, जैसे आप उनको घुमाओगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। वो जैसा कहोगे वैसा करेंगे। अब तुम्हें मैं पाकिस्तानियों में तुम्हें चंद बातें करता हूं, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। 13 सालों से इनका गवर्नर है, 13 सालों से इनका गवर्नर है। 2002 से 2008 तक, 2008 से 2013 तक और 2013 से 2015 तक तो हुकूमतों के साथ जब रहे तो हम रहे साथ। ये तो हमारे सामने का टाइम है सारा, जिसमें हम बिल्कुल हम देख रहे थे सारी चीजें। इससे पहले की 88 की हुकूमत की, 92 की और 97 की हुकूमत की मैं बात ही नहीं कर रहा। 2002 से 2008, 2008 से 2013 और 2013 में भी फिर हुकूमत में चले गए इलेक्शन के बाद, फिर 2015 में फिर लात पड़ी है। मुझे बताओ, इस कराची में जिनके गवर्नर के पास बोर्ड ऑफिस भी उनके हाथ में, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस भी उनके हाथ में, यूनिवर्सिटीज भी उनके हाथ में, उनके पास वजारत दाखिला, इनके पास सारे मिनिस्टर, सारे लोग। इस कराची में नाम याद करके बताओ कि कितनी दरसगाहें खुली हैं शहर में, तुम्हारे बच्चों के लिए कितने तालीमी इदारे खुले हैं, नाम सोच के बताओ। इन 13-14 सालों में तुम्हारे बच्चों के रोजगार के लिए कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, सोच के बताओ। तुम्हारे बच्चों के अस्पतालों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए कितने अस्पताल खुले हैं? और अगर नहीं खुले, हुकूमत वक्त ज्यादती करती रही है, तो तुम्हें कितनी दफा कॉल दी गई है कि आओ, इस शहर कराची में 85% शहर में पानी नहीं आ रहा, बाहर निकलो कराची वालों, आओ। अब्बासी शहीद अस्पताल जो है वो खंडर बन गया है, जहां पर 5 रुपए की पर्ची से लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाता था। आओ, खंडर बना दिया हुकूमत ने, बाहर निकलो। शहर के तालीमी इदारे तबाह हो गए, बोर्ड ऑफिस तबाह हो गया, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तबाह हो गया, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस तबाह हो गया, यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। आओ कराची के लोगों, हैदराबाद के लोगों, बाहर निकलो। तुम्हारे बच्चों का तालीम तबाह हो गया, आओ बाहर निकलो। कराची में लाशें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, अमन नहीं है। कराची के लोगों आओ बाहर निकलो, हैदराबाद के लोगों आओ बाहर निकलो। कोई कॉल आई? कभी नहीं कॉल आई एक कॉल निकालने के लिए लोगों को बाहर आई, एक कॉल आई कि लोगों बाहर निकलो। कराची के लोगों, सो कॉल्ड हक परस्तों, अल्ताफ भाई के चाहने वालों, बाहर निकलो। क्यों? इसलिए बाहर निकलो, बहुत जोश और खरोश के साथ बाहर निकलो कि बरतानिया में, लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी ने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई साहब का शनाख्ती कार्ड देने से मना कर दिया है। नहीं दे रही है शनाख्ती कार्ड, कायदे तहरीक का पासपोर्ट नहीं दे रहे, जिस पासपोर्ट को दिखाकर उनको स्कॉटलैंड यार्ड से कोई डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में कि केस जो चल रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग चल, उसमें कोई उनको रियायत मिलेगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट, पहले तो लंदन वाला पासपोर्ट दिखाया, उसको पता नहीं था कि ये टाइम फेस करना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की जरूरत पड़ गई।
शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ गई तो आई कॉल कराची वालों को कि कराची के लोगों बाहर निकलो, तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। क्यों? कि भाई को शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहा, कोई भाई को शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहा, इसलिए बाहर निकलो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही मेरा पॉइंट है। वो इतने नईव नहीं है कि उनको तुम्हारे हालात का नहीं पता, तुम्हारे ऊपर होने वाली तबाही बर्बादी का नहीं पता। वो इतने मासूम, इतने, वो तो खुद क्लेम करते हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लीडरों को जिन चीजों का बाद में पता चलता है, उनको लंदन में बैठकर उनका पहले पता चल जाता है, इसलिए कि उनके पास जो है वो बिस्तर पे लेटकर फोन सीने पर रखकर टीवी देखने के अलावा कोई काम ही नहीं है। टीवी देखने के अलावा कोई काम ही नहीं है। मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, मैं इसमें कोई इसमें गलत बयानी नहीं है। इसलिए बाहर निकाला, लेकिन पानी तबाह, पानी नहीं शहर में, बिजली नहीं शहर में, गैस नहीं शहर में, शहर तबाह, कचरा कुंडी, अस्पताल में दवाई नहीं, शहर जो है वो नंबर 1 तालीमी शहर होते हुए आज ये उसका नंबर 43वां नंबर हो गया, हैदराबाद का 62वां नंबर हो गया रैंकिंग में, तालीम में। कोई शहर वालों को कॉल नहीं है। इसीलिए हुकूमत वक्त के पक्की वक्त की पसंदीदा पार्टी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हुकूमत वक्त की, सूबाई हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की पसंदीदा पार्टी है कि अपने शनाख्ती कार्ड के लिए लोगों को बाहर निकालेंगे सिर्फ बस। जब जब उसको पर्सनली तकलीफ होगी, जब जब बाहर निकालेंगे लोगों को। बकिया तुम्हें मारते रहें, तुम्हें पीसते रहें, तुम्हें बेरोजगार करते रहें, तुम्हारे बच्चे बिलक बिलक कर मारते रहें, कोई यूनिट इंचार्ज तुम्हें कंट्रोल, तुम अगर निकल भी पड़ो रोड के ऊपर तो कोई सेक्टर इंचार्ज आ जाएगा, लंदन कॉल चली जाएगी रहमान मलिक की या आज की हुकूमत वालों की, वहां से कॉल आ जाएगी कि भाई देखो लोग बाहर निकल रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, रोको उनको। कोई सेक्टर इंचार्ज पहुंचेगा, कोई इनका एमएलए एमपी पहुंचेगा, आप लोगों की मिन्नतें करेगा, आपको वापस घर भेजेगा, आप लोगों को वापस घर भेजेगा। क्यों? कि अगर तुम लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया रोडों पे आके, तो फिर जो है वो कायदे तहरीक को यहां की हुकूमतें जो है ना 4 घंटे में बंद करा देंगी अंदर। जो उनके पास सबूत शवाहिद हैं, 4 घंटे के अंदर अंदर स्कॉटलैंड यार्ड दरवाजा खटखटा रही होगी। 4 घंटे के अंदर कोई लफाजी नहीं है इसमें। मैं प्रूफ करूंगा इस वाली बात को। सोचना जाके घर पे कितनी तबाही बर्बादी पे जो है वो क्यों नहीं अपने शनाख्ती कार्ड के लिए तो लोगों को बाहर निकालना आता है इस आदमी को। ये शहर एक दिन में तबाह हुआ है, ये शहर एक दिन में तबाह हुआ है। हम अभी बलूचिस्तान से आ रहे हैं, वहां पे पख्तून भाई, वहां के बलोच भाई, उन्होंने हमसे अपने दुख शेयर किए कि मुस्तफा भाई, अनीस भाई, इशफाक भाई, हमें बहुत लाशें आई हैं वहां से, कराची से, हमारे पास बहुत जनाजे आए कराची से। मैंने उनसे अपना दुख शेयर किया। मैंने कहा भाई आपने वहां से, आपके पास ताबूत आए, लाशें आई वहां पे। मैंने कहा हमने भी इस कराची में एक ही चीज आबाद की है, वो है कब्रिस्तान। हमने एक ही चीज आबाद की है, वो कब्रिस्तान। कराची के कब्रिस्तान बने, जो पहले वाले थे वो जो है वो बन गए, भर गए, नए बने वो भी भर गए। तो हमने भी जो है वो 25,000 लाशा दफनाया है शहर में, शहर का खूबरू नौजवान दफनाया है, एक पूरी नस्ल दफना दी अंदर। तो हमने भी जो है वो क्या करें, अब मिलकर इन दुखों का मदावा करो, मिलकर आपस में, फिर सब लोग सब बातें समझते हैं। तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता सिर्फ ये कह के हाँ भाई हुकूमत अब कुछ नहीं कर रही, अल्ताफ हुसैन प्रूवन रॉक एजेंट है, कोई मसला नहीं बढ़ सकते आगे, कि तुम्हारे मसाइल उससे जुड़े हुए हैं, तुम्हारा फ्यूचर उससे जुड़ा हुआ है, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर उससे जुड़ा हुआ है। इंसान बड़े बड़े गुनहगार लोग इस दुनिया में गुजरे हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उनके आंखों पे से पर्दे हटाता है, उनको आखिरी वक्त में भी जो है वो इस्लाह दे देता है, आखिरी वक्त में भी लोगों को हिदायत दे देता है। लोग रुजू करने वाले तो बने। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब रुजू करें अल्लाह ताला से, लेकिन जो शख्स खुद को खुदा समझे, नौजुबिल्लाह, जो शख्स खुद को खुदा समझे,
वो किसी अल्लाह के, रियल अल्लाह के साथ कैसे रुजू करेगा? वो किसी रियल अल्लाह के साथ कैसे कैसे जो है रुजू करेगा? और उन्होंने आज 25-23 सालों से किसी जनाजे को कांदा नहीं दिया, किसी मां की फरियाद नहीं सुनी, किसी 7-8 साल के बच्चे को यह कहते नहीं सुना कि अंकल मेरे बाबा को ला दें वापस। यार हम सुन रहे हैं इन 3 महीनों से, हम सुनते थे जाने से पहले, और यही सारी आवाजें, दुनिया भर में लड़का तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, फुटपाथों पे सो रहा है, पासपोर्ट नहीं है उसके पास। हम तो मरे में का रोना रो रहे हैं ना, अभी जिंदा उससे बड़ी तादाद है जिंदों की, तबाह हो गया इनके नाम पर। पाकिस्तान आ नहीं सकता, एजेंसियां ढूंढ रही हैं। मां बाप के जनाजे में नहीं आ सकता, बहन भाइयों की शादी में नहीं आ सकता, पकड़ा गया तो गायब, जेल में, और बाहर है तो रांदे दरगाह। ना खाने का के पैसे हैं, ना रहने के पैसे हैं। हजारों में खानदान, इसी खानदान, जब तुम्हें ये दुनिया की चाकू चौबंद ये चमक दमक नजर आ रही है, हजारों खानदान, ऐसी दास्तानें हैं कि इंसान दो लोगों की भी दास्तानें सुन ले तो अल्लाह की तरफ रुजू करे। खुदा की कसम, उसको अपना घर अच्छा नहीं लगे, उसको अपना खाना पीना अच्छा नहीं लगे, उसको अपनी नींद अच्छी नहीं लगे। हम सुन रहे हैं लोगों की फरियादें, देख रहे हैं लोगों की फरियादें। अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं सुनी किसी मां की फरियाद जिसका बच्चा गायब है। अल्ताफ हुसैन ने नहीं सुनी किसी बच्चे की फरियाद जिसका बाप गायब है। अल्ताफ हुसैन ने किसी लाशे को, जवान के लाशे को कांधा नहीं दिया, उसके अहलो अयाल को नहीं सुना। अगर एक भी आदमी को, एक भी लाशे को कांधा दे लेते, 4 माओं की फरियाद सुन लेते, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कैसा भी आदमी होता अपने लहजे में चेंज लेकर आता, अपनी गुफ्तगू में चेंज लेकर आता, अपने तौर तरीके में चेंज लेकर आता, हिल जाता आदमी। यार इंसान हिल जाता। हम रोजाना रो रहे होते हैं माओं के साथ बैठकर, कुछ नहीं कर सकते। और वो बेचारी ये सुनकर आती हैं कि एमक्यू वाले कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए लोग हैं, तो शायद मेरे पास कोई ब्रिगेडियर जनरल बैठा हो जो इस मां आएगी मेरे पास, कहेगी मेरे बच्चे को ला दो, तो मैं किसी जनरल ब्रिगेडियर को कहूंगा, फौरन उनका बच्चा छूट जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि काश कोई बैठा हो कि मैं उससे अपनी कोई मराहत नहीं मांगूंगा, उसके लिए नहीं बैठाऊंगा, इन बच्चों की रिहाई दिलवाऊंगा, इन बच्चों को वापस अपने माओं के पास भेजूंगा, इन बच्चों को लापता जो बच्चे हैं उनको उनके बच्चों के पास भेजूंगा, उनके घर वालों के पास भेजूंगा। इसलिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह वो वक्त लाए कि हमारे कहने पर लोग जो है वो माओं के बच्चे मिले। लेकिन ये कैसा बाप है जो अपनी पार्टी के लोगों को वक्त पड़ने पर लोगों को बच्चे, अपने औलाद कहता, अपनी औलाद कहता है ये, और इस एस्टेब्लिशमेंट को दुश्मन कहता है। और इसको पता है कि मेरे दुश्मन यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, इसके दुश्मन के पास इसके बच्चे हैं, और ये खुद दूर बैठा है लंदन में, ना इसका कोई भाई, ना बहन, ना कोई और रिश्तेदार यहां पर, लेकिन दूर बैठकर जिसके बच्चे दुश्मन के पास हो, वो दुश्मन को रोजाना गाली बके, कैसा बाप है ये? कैसा बाप है ये कि जिसके बच्चे दुश्मन के पास हैं और वो दुश्मन को रोजाना गालियां बके, जर्नैलों को रोजाना गालियां बके, और खुद मौजूद नहीं है, तो वो दुश्मन क्या करेगा? वो लोग क्या करेंगे? वो इसके बच्चों को मारेंगे ना। लेकिन ये झूठ है कि वो तुम्हें अपना बच्चा कहता है। नहीं है, तुम कीड़े मकोड़ों से ज्यादा तुम्हारी उसकी नजर में तुम्हारी औकात नहीं है। वो गालियां इसलिए बकता है कि एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे ऊपर टैंक चढ़ा दे, तुम्हारे 500,000 लोग मारे तो तुम्हारी 500,000 मैयतों के ऊपर अल्ताफ हुसैन शादियां ने बजाएगा 20 साल तक, अपनी और खबासत को और उरूज देगा। मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि वो इसीलिए गालियां बकता है वो आदमी कि तुम्हें एस्टेब्लिशमेंट मारे
तुम्हारी लाशें गिराए, जब जाकर उसको उसकी खबासत को उरूज पे जाएगा वो, जब जाकर तुम उसकी कोताहियों की तरफ नहीं देखोगे, तुम इस काम में लग जाओगे कि तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बेटे को किसने मारा, उसकी तरफ तो वो जो हट जाएगी तुम लोगों की। तो वो जानबूझकर गालियां बकता है कि एस्टेब्लिशमेंट मारे तुम्हें। किसी एक आदमी के मरने पे कोई अफसोस, कोई कुछ नहीं। यह आफ्ताब फारूक सत्तार भाई के कोऑर्डिनेटर की जो शहादत हुई है, आज 12, 15, 20 दिन हो गए होंगे, बड़ा ड्रामा हुआ भाई। अफसोस की बात है, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रोए। जिस वक्त आफ्ताब के ऊपर टॉर्चर करके उसको मारा जा रहा होगा, फारूक सत्तार जो है वो जो उनके बॉस हैं, वो मॉर्निंग शो में जो है वो डांसिंग स्टेप दिखा रहे थे, वो है डांस कर रहे थे। एक मिनट, डांस कर रहे थे वो, है डांस कर रहे थे, है। और फिर उसके बाद लाश लेकर जनाजा भी हो गया, 3 दिन तक खूब ड्रामा भी हुआ, खूब मरसिए पड़े गए। आज मैं पूछता हूं, कितने लोग आफ्ताब के घर पे गए अभी? कितने लोग आफ्ताब के घर पे पूछ रहे हैं जाके? क्या अल्ताफ हुसैन को याद भी है? एमकेएम के जो बैठे लोग, उनको याद भी है कि कोई आफ्ताब था? अब उसकी मां ही को याद होगा सिर्फ यार, अब उसकी बहन, बेटी, बीवी को, बच्चों को ही सिर्फ याद होगा बस। ऐसी पता नहीं कितनी हजार लाशें आफ्ताब जैसी इन्होंने दफना दी। तुम नहीं बढ़ सकते आगे। पॉइंट मेरा यह है कि नहीं बढ़ सकते आगे। किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तुम्हारी नस्लों का नुकसान हो रहा है। इसलिए किसी ने कोई रॉक एजेंट इसलिए नहीं बना कि बस सिर्फ पैसे लेगा और उड़ाएगा और तुम्हें नुकसान नहीं होगा। वो तुम्हें तुम्हारा सौदा करके रॉक एजेंट बनाए भाई। ये कोई काबुल में, ये बगदाद में अब उसके असर रसूख नहीं है कि पैसे लेकर वो वहां पर कार्रवाइयां करेगा, वहां पर लोगों को जाहिल बनाएगा, वहां पर डॉक्टर मरेंगे, वहां पर कौमियत के नाम पे लोग मरेंगे, वहां पर मसलक के नाम पे लोग मरेंगे, वहां के शहर का निजाम तबाह होगा, वहां का शहर कचरा कुंडी बन जाएगा, वहां पे पानी नहीं आएगा, वहां के अस्पतालों में दवाई नहीं होगी, वहां की तालीम जो है वो 1 नंबर से 43 नंबर पर चली जाएगी। नहीं, ये तुम्हारा शहर है, ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। किसी के रॉक एजेंट बनने से ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। हल क्या है? हल कराची के लोगों ने दे दिया। हल कराची के लोगों ने दे दिया। हमारे आने के बाद कोई हल नहीं है, हुकूमतों से कोई हल नहीं है। तुमसे क्यों हमदर्दी होगी हुकूमत से? स्कॉटलैंड यार्ड से भी कोई हल नहीं है। स्कॉटलैंड यार्ड को तुमसे क्यों हमदर्दी होगी? उसको बंद करेंगे। बरतानिया को क्यों हमदर्दी होगी? बंद करेंगे। रह गया अल्लाह मियां। अल्लाह मियां ऐसे लोगों को नहीं उठाता। अल्लाह ताला की सुन्नत ही नहीं है। अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं है, नहीं उठाता ऐसे लोगों को। अगर ऐसे लोगों को उठा ले तो मुस्तफा कमाल अली कायम खानी में और फारूक सत्तार में क्या फर्क रह जाएगा? फारूक सत्तार तो इनके मरने और पकड़े जाने के बाद मुझसे ज्यादा तेज आवाज में गालियां बकेंगे। अगर ऐसे लोगों को उठा ले अल्लाह मियां, तो ना कोई यजीद होता, ना कोई फिरौन होता। नहीं, ये तुम्हारा भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है। ये तुम्हारा भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है कि ऐसे लोगों को जालिम, जाबिर और पावरफुल दिखाकर अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है कि कौन खुदा को खुदा मानता है और कौन इंसानों को खुदा बना बैठा है। इस दुनिया में अभी है, इस दुनिया में है अभी खुदा, इंसानों को खुदा बनाने वाले बैठे हैं। सब कुछ जानते हुए भी झूठ बोल रहे होते हैं कैमरे के आगे। तो उनका और तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है और तुम कामयाब हो उसमें। लेकिन एक और बात है कि मेरा यह मानना है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इस तरह के काम करने वालों को, इस तरह की इंसानियत, इस तरह के शैतानों को अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं उठाता या नहीं उठाएगा जब तक एक भी इंसान के दिल में वो आदमी हीरो है, एक भी इंसान के दिल में उसकी इज्जत है, उसको अल्लाह ताला मौत नहीं देगा।
जब तक एक एक इंसान, एक एक बच्चा जो उसके लिए जान देना चाहता था, जान देने वाला है, वो कन्वर्ट होके उसके दिल में, उसी की जिंदगी में रहते हुए अपने सामने उसके दिल में जिल्लत ना देख ले, जब तक अल्लाह ताला उसको रुस्वा ना कर दे, अल्लाह की सुन्नत ही नहीं है कि उसको वो उठाए, उसको मौत दे। नहीं देगा अल्लाह मौत, नहीं देगा मौत। तुमने वो सफर शुरू कर दिया है, तुमने वो काम शुरू कर दिया। तुम कौन लोग हो? जान देने वाले लोग हो ना। ये कौन लोग हैं? सारे अपने वालिदैन से लड़ने वाले लोग। अल्लाह में माफ करे इस आदमी के लिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तियां छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, हम वो लोग हैं। इससे बड़ी और बदकिस्मती इस आदमी के लिए क्या होगी कि अनीस कायम खानी जैसा आदमी आज खड़े होकर जो है वो अल्ताफ हुसैन के ऊपर अपने जो ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। इस आदमी से इससे बदकिस्मत कोई आदमी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ये दिन दिखाता है, तो अल्लाह ताला अभी नहीं उठाएगा, अभी और कुछ लोग हैं, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया है। जिल्लत ही जिल्लत है, जिल्लत बढ़ती जाएगी। जिस दिन एक एक बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा, जिस दिन एक एक बच्चे के दिल में, दिमाग में जिल्लत भर जाएगी इस आदमी के लिए, अल्लाह ताला उठा लेगा, इस दुनिया में रुसवाई दिखाकर उठाएगा। लेकिन क्या उस वक्त तक हम इंतजार कर? नहीं, उसका एक जो तरीकेकार निकाल दिया कराची वालों ने, और वो ये है कि हमारे आने के बाद 4 इलेक्शंस हुए हैं। हमारे आने के बाद इन 3 महीनों में 4 इलेक्शंस हुए हैं, और हमारे आने से पहले भी एक इलेक्शन हुआ था। मैं बाय इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। हमारे आने से पहले भी एक इलेक्शन हुआ था, और हमारे आने के बाद 4 इलेक्शन हुए हैं। हमारे आने से पहले इन्हें 246 का इलेक्शन हुआ, लियाकताबाद अजीजाबाद का, और उसमें इसी बाय इलेक्शन में एमक्यूएम के कैंडिडेट को, अल्ताफ हुसैन के कैंडिडेट को 96,000 वोट पड़े नहीं पड़े भाई? जिसका आपने बड़ा जश्न देखा, सब चीजें देखी, ठीक है। पहले से ज्यादा वोट पड़े, वो भी बाय इलेक्शन था। हमारे आने के बाद पहला बाय इलेक्शन होता है नॉर्थ नाज़िमाबाद और लाइंस एरिया में, जहां पर 1,65,000 वोट मिले थे। वहां पर नॉर्थ नाज़िमाबाद में 35,000 वोट पड़े, 7% टर्नआउट। जहां पर 48,000 वोट पड़े थे लाइंस एरिया में, वहां पर 11,000 वोट पड़े, 6% टर्नआउट। 2 महीने के बाद उस वक्त तक हमारी बात पहुंच चुकी थी लोगों के पास। हमने कोई किसी को डायरेक्ट कुछ मैसेज नहीं दिया, सिर्फ अपना पैगाम, अपनी तबलीग की, सच बोला, लोगों ने रिएक्शन दे दिया। अभी 4 दिन पहले फिर इलेक्शन होते हैं, PS 117, PS 106, जहां पर इफ्तिखार आलम भाई को उस जमाने में, अब से 3 साल पहले 76,000 वोट पड़े थे। वहां पर 17 से 18,000 वोट, 9% टर्नआउट, 9% टर्नआउट। जहां पर डॉक्टर सगीर को 44,000 वोट पड़े थे, वहां पर 11,000 वोट, 6% टर्नआउट। अजीजाबाद 90 के घर से सबसे जो पहला पोलिंग स्टेशन था, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, वहां पर वोटों की तादाद थी 10,800। टोटल जो वोट पड़े हैं उस पोलिंग बूथ में, वो पड़े हैं 5,068 वोट, 568 वोट, 568 वोट। ये वो टाइम था, ये वो तरीकेकार है कि कराची के लोगों ने अपना मैंडेट छीन लिया है। कराची के लोगों ने अपना मैंडेट छीन लिया, अपना मैसेज दे दिया कि बस अब इस सर्कस करने वाले के अब की चालों में अब हम मजीद नहीं आएंगे। यही हम चाहते हैं। जिस दिन ये मैंडेट छिन गया, जिस दिन ये किसी काम का नहीं रहा, ये आदमी यहां पर तुम्हें रोकने वाला, यहां पर तुम्हारे एहतजाजों को बंद करने वाला नहीं रहा, यहां पर
तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी करने वाला नहीं रहा। स्कॉटलैंड यार्ड आधे घंटे में बंद कर देगी इसको। रॉ जो है वो खुद ही बंद करवा देगी। पाकिस्तानी हुकूमत सारे सबूत दे देगी, फिर ये उनके भी काम का नहीं रहेगा, बंद हो जाएंगे ये। तो वो वक्त आ रहा है, वो वक्त आ गया है। अपनी सफों में इत्तेहाद रखें, कारकुनान किसी से लड़े नहीं, वालिदैन की मर्जी के बगैर यहां पर आए नहीं, बीवी बच्चों के इजाजत के बगैर यहां पर आए नहीं, स्टूडेंट कोई अपनी तालीम छोड़कर यहां पर आए नहीं मेरे पास, जॉब करने वाला प्रोफेशनल कोई अपनी जॉब को छोड़कर, प्रोफेशन को छोड़कर अपने आप को यहां पर तबाह बर्बाद ना करे हमारे साथ। मैंने जाहिलों की टीम जमा नहीं करनी है, मैंने लोगों को बेरोजगार नहीं बनाना है, मैंने माँ से उनके बच्चे नहीं छीनने, किसी से लड़े ना। कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा, पाकिस्तानी तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर खौफ पैदा करके दूसरों के लिए अपने पास नहीं बुलाना चाहता। मैं दूसरों का खौफ डाल के तुम्हारे अंदर अपने परचम के नीचे जमा नहीं करना चाहता। कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। तुम अच्छाई देखकर हमारी तरफ आओ, हमारे अच्छे काम देखकर आओ। दूसरों को दुश्मन समझकर अपनी जान बचाने के लिए हमारे पास मत आओगे। तुम किसी को दुश्मन समझकर आओगे मेरे पास, तुम मुझे, और मैंने दुश्मनी पैदा कर दी तुम्हारे दिमागों में, तो मुझे तुम्हें उस दुश्मनी को आगे बढ़ाकर उसको निपटाने के लिए मुझे तुम्हें हथियार भी देना पड़ेगा, मुझे तुम्हें टारगेट किलर बनाना पड़ेगा। इसलिए कि वो दुश्मनी मैं तो नहीं जाके भुगताऊंगा, अनीस खानी साहब तो नहीं जाके भुगताएंगे। वो दुश्मनी है तो तुमने फिर भुगतानी है सारी, तुमने लड़ना है, किसी की जान ले लेनी है या अपनी जान दे देनी है। दोनों सूरतों में किसी मां का बेटा जाएगा, किसी बहन का भाई जाएगा, किसी बच्चे का बाप जाएगा। मैंने ये गुनाह अपने सर नहीं लेना, इसलिए नहीं आए। मैंने अपनी पार्टी के ऊपर ये गुनाह नहीं लेना। तो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, नॉर्मल तरीके से आओ। रात भर अनीस भाई ने कहा ऑफिस खुलेगा, लोग नहीं होंगे यहां पर, चौकीदार होगा रात में। ऑफिस 11-12 बजे बंद हो जाएगा। अपने माओ के पास जाओ, अपनी उनकी खिदमत करो। रात भर यहां कोई चरसी मवाली बैठेगा, रात भर बिठाऊंगा उसको। तो मैं कौन साल रात नाइट ड्यूटियां कौन देगा भाई यहां पे, जिसको दुनिया में कोई काम ना हो? नहीं यार, पढ़ो लिखो भाई, इसलिए नहीं आए। पढ़ो लिखो, रात में ऑफिस खुला रहेगा। अनीस भाई की बात बिल्कुल सराखों पे खुला रहेगा, ऑफिस तो बंद नहीं होगा, बंदे नहीं होंगे यहां पर कोई। 12 बजे के बाद कोई कारकुन नजर नहीं आएगा यहां पे। हाँ, इलेक्शन का कोई सीजन आए, कोई इवेंट हो, कोई सारी चीजों समझ में आती है बात। ये क्या साल नाइट ड्यूटियां चल रही हैं। ओ भाई, यहां तो किसी भाई की कॉल नहीं आनी ना कि भाई को मूड बना हुआ, भाई का भी जो है बैठ के वहां पे उनको जी भाई करना है। गाने बजाकर मुझे मत भेजो, मैं जा रहा हूं बस। तो कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल क्लियर रखो अपने दिमागों को, ठीक है। किसी से नहीं लड़ना है, एमके वालों से भी नहीं लड़ना है, उनको गले लगाना है यार, उनको बचाना है। और कोई कहता है कि कोई बुरा है, कोई फला बुरा आदमी आ रहा है, फला बुरों के ऊपर ही तो तबलीग करनी है। फरिश्तों के ऊपर, फरिश्तों को फरिश्ता बनाना है क्या? बुरों के ऊपर ही तबलीग करनी है ना, बुरे लोगों के ऊपर ही तबलीग करनी है। जो अच्छा इंसान है वो तो अच्छा इंसान है, लेकिन इस माशरे में बुरे लोगों को खत्म करना है, उसकी भी मां को उसका बेटा लौटाना है वापस। तो अपनी सफों में इत्तेहाद रखो, कामयाबी तुम्हारी हो गई है। खड़े रहो, शैतान थोड़े बहुत झटके देगा तुम्हें, थोड़ी बहुत तुम्हें भी टेस्ट करना है उसने, लेकिन यकीन रखो। आज मैं सुरखुरों में अनीस भाई बात करते हैं, हमारी कोशिशों से 2 बच्चे आए हैं अभी तक वापस, 1.5 साल से लापता थे। मैंने शुक्राने की नफल पढ़ी कि अल्लाह मियां एक आदमी की भी जान बच गई है, उस माँ के पास उसका बच्चा आ गया। मेरी तो जिंदगी भर की जो है वो का मकसद पूरा हो गया, मेरे तो इस सब कुछ करने का मकसद पूरा हो गया। 2 बच्चे निकलकर अपनी माओ के पास, अपने बच्चों के पास, अपने बहनों के पास आए। मेरी दुआ अल्लाह ताला हमें वो ताकत दे, हमारी बात में वो तासीर दे, हमारी बात जो हल्के हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी बात समझे।
कि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, इनको रास्ता दो। हमसे कर रहे सारे लोग बात, कह रहे तबाह बर्बाद हो गए, कह रहे अनीस भाई तबाह हो गया बर्बाद हो गया, रास्ता बताओ, कह रहे मुस्तफा भाई तबाह बर्बाद हो गया, रास्ता बताओ। नहीं करना चाहते काम, गलत काम नहीं करना चाहते, नहीं किसी की जान लेना चाहते, नहीं टारगेट किलर बनना चाहते, नहीं रॉक एजेंट बनना चाहते। इन बच्चों को रास्ता दो। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हमारी बातों में तासीर पैदा करे, अल्लाह ताला हमारी बात जिनसे हम कर रहे हैं मुखलिसी से कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में उतारे ये वाली बात के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बाप, उनके बाद ये रमजान शुरू होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एस्टेब्लिशमेंट से, रेंजर्स से, आर्मी से, इदारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि रमजानों में, त्योहारों में अपने बहुत याद आते हैं, इन बच्चों को खुदा के वास्ते जेल छोड़ दें। इन लोगों के इनके ऊपर इनको एक मौका दें, इनको एक मौका दें, ये नहीं करेंगे गलत काम। सबको समझ, पहले इनको कोई बताने वाला नहीं था, अब सब सारे लोग ये बात समझ रहे हैं। इस ईद आने से पहले इन लोगों को खुदा के वास्ते छोड़ दें, अच्छा पाकिस्तानी बनना चाहते हैं। ये जो लापता अफराद हैं इनको बाजियाब करा दें, ये जो लापता लोग हैं इनको बाजियाब करा दें, और जिनके ऊपर लंबे लंबे मुकदमात बने हुए उनके लिए कोई रास्ता निकालें, कोई रिहैब सेंटर बनाएं, कोई कानूनी रास्ता निकालें, जिस तरह से आपने बलूचिस्तान में फाटा में रास्ता निकाला है। ये सब लोग मिलकर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। कोई भी इनके मारे जाने से, पकड़े जाने से, गायब हो जाने से अल्ताफ हुसैन साहब को कोई नुकसान नहीं है। वो अपनी कार्रवाइयां नहीं बंद करेंगे, उनको सूट करता है, उनकी फेवर में जाती सारी बात, लोगों का पकड़ा जाना, लोगों का मारा जाना। खुदा के वास्ते ये बात समझो, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ये बात समझो खुदा के वास्ते। तो खुदा के वास्ते इस ईद से पहले इन बच्चों को रिहा करें, इन बाजियाब, इन जो लोग लापता हैं, इन लापता लोगों को खुदा के वास्ते उनको जो है वो उनको बाजियाब कराएं। हम किसी बच्चे को, जो 2 लड़के आए, हमने उनको अपने पास नहीं बुलाया छूटकर, उनके घर वाले लेकर आ गए हमारे, हमने उनके घर वालों को बुलवाया और हमने कहा कि फला जगह से जाकर जो है वो ले लें, हमें कॉल आई है, फला जगह से जाकर अपने बच्चों को ले गए और घर ले जाइएगा, जहां ले जाना, नहीं जरूर ले जाइएगा। वो ले आए हमारे पास, हमने उनसे हाथ जोड़ के कही ये वाली बात कि हम इसलिए ये नहीं लड़ाई कर रहे लोगों के लिए कि लोग हमें ज्वाइन करें, आके लोग हमारे कारकुन बने, नहीं। आपका जहां दिल चाहता है जाएं, आपको अपनी जान बचानी है, नहीं जरूर जाना है वहां जाएं। खुदा की कसम मैंने ये बात अपने घर पे बैठकर की है, ये वाली बात कसम दे के पूछो उन 2 लोगों से। मैंने कहा अपने घर जाओ, नहीं आओ हमारे पास, हमें इसलिए नहीं कर रहे। हम कितने लोग आ जाएंगे कि हमें इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हम लोगों को, फैमिलीज को फोन कर करके बुला रहे हैं कि अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो उनके बच्चे छूटेंगे। कैसे जालिम लोग हैं। अगर उनकी जगह होता, अगर मुझे पता, अगर ये बात वाकई सच भी होती, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं अब उन फैमिलीज को कहता कि भाग के जाओ उनके पास, बच्चे छुड़ाने। मैं उनको कहता भाग के जाओ, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल कर लो। ये कैसे जालिम लोग हैं कि बच्चा ना छूटे, जबकि हमने तो किसी को फोन ही नहीं किया, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ नंबर। लेकिन मैं इनकी सोच बता रहा हूं आपको, बयान दे रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि असीरों की और लापता लोगों की फैमिलीज को कॉल कर रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी वाले कि तुम्हारे बच्चे उस वक्त छूटेंगे जब तुम पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन करो। झूठ, सरासर झूठ। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 1% भी सच्चाई होती और मैं इनकी जगह होता और वो यहां होते तो मैं जो है वो कहता है उनको कि भाग कर जाओ यार, अपने बच्चे छुड़वाओ, अपने भाई छुड़वाओ, मेरे भाई हैं सारे वो। लेकिन कोई दुनिया का आदमी मेरा दुश्मन ही अगर छुड़वा रहा है, छुड़वा लो बच्चों को, ले आओ। लेकिन ये इतने जालिम लोग हैं, इनको किसी से कोई मोहब्बत नहीं, किसी माँ के बेटे से कोई लगाव नहीं है। एनीवे, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आपको ये बिल्डिंग मुबारक हो, ये बिल्डिंग नहीं है, ये आपकी जो है वो असास है, ये आपकी बेस है। मेरी बात बहुत लंबी हो गई, माजरत मैं चाहता हूँ।
लेकिन आप लोगों को कहता हूं कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, साबित कदम रहें और अपने रवैये में चेंज लेकर आए। देखिए पाकिस्तान के लोग आपकी तरफ झुकते चले आ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान, अब किसी को कहीं जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी अगली नस्लों को जो है वो अल्ताफ हुसैन की तस्वीर और वीडियो अगली नस्ल वाले नहीं दिखाएंगे, वो दिखाकर उनको जो है उनकी रुसवाई नहीं करेंगे कि तुम किसकी औलादों में से हो, ये देखो ये तुम्हारा कायद, तुम्हारा मानने वाला, तुम्हारी कम्युनिटी का आदमी जो है वो गाने गा रहा है, गालियां बक रहा है, डांस कर रहा है, जो नशे में धुत है। नहीं, अब जब ये खुदा न खास्ता शरारत करने की कोई कोशिश करेगा अगली नस्लों को आज से 100 साल बाद, 75 साल बाद, तो वो नस्लें जो है वो हमारी वीडियोस निकाल के दिखाएंगी, उनको इन नौजवानों की वीडियोस निकाल कर दिखाएंगी कि उस दौर में जब अल्ताफ हुसैन फिरौन थे, तो उस दौर में जो है वो कुछ लोग थे, वतन परस्त थे, कुछ लोग थे जो उस फिरौन के आगे खड़े हुए और उसको ललकारा। और ये हम उन लोगों की औलादें हैं, हम उन लोगों की नस्लों में से हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।